हैंडआउट सबके पास सॉफ्ट में आ गया। सर IFRS 15 का हैंडआउट ओपन करके आप लोगों को कभी 5-10 मिनट में हार्ड कॉपी पे मिल जाएगी। एक IFRS 15 का हैंडआउट आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया गया है, हमारे पास कुछ देर में हार्ड कॉपी पे आ जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि ये सिर्फ पहला हैंडआउट है जो आप लोगों के साथ सॉफ्ट में शेयर किया जा रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आप लोगों के पास FER2 की प्रॉपर बुक आ जाएगी। उसके बाद जितनी प्रेजेंटेशंस हैं, जितने नोट्स हैं, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितना आईक्यू के सवाल हैं, जितनी समरीज हैं, वो सारी उस बुक में मौजूद होगी। आप लोगों के साथ सॉफ्ट में हैंडआउट शेयर नहीं किया जा रहा होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन रिकॉर्डेड वाला है तो उसको वो डिलीवरी वगैरह के ऑप्शन को पिक कर बुक को मैनेज करना होगा। मुझसे काइंडली ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि मैं आप लोगों को ये सारा मटेरियल सॉफ्ट में प्रोवाइड करूंगा। सर, one of the important and one of the difficult स्टैंडर्ड हम अपनी पहली क्लास में स्टार्ट करने लगे, जिसका टाइटल है IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स। जिसका टाइटल है IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। अगर मैं ओवरऑल अकाउंटिंग के जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको डिफिकल्टी वाइज प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दूं, तो ज्यादातर अकाउंटेंट या ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट तुमसे ये कहेंगे कि सबसे मुश्किल स्टैंडर्ड होता है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मैं अकाउंटिंग के सारे स्टैंडर्ड्स को जॉट डाउन करना शुरू कर दूं विद रिस्पेक्ट टू द डिफिकल्टी लेवल, तो तुम्हें 90% लोगों का यही व्यू मिलेगा कि IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज वन ऑफ द टेक्निकल स्टैंडर्ड, वन ऑफ द डिफिकल्ट स्टैंडर्ड। लेकिन अच्छा, इसका रीजन क्या है? कैप लेवल पे IFRS 9 कवर करोगे, लेकिन कैप लेवल पे IFRS 9 का कोई 5 या 10% एरिया आपके कोर्स का पार्ट है। CA फाइनल लेवल पे जब IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवर करोगे तो तुम्हारे कोई 1.5 महीना सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ाया जा रहा हो। उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड में जो मेरी CA फाइनल की किताब है, उसमें कोई 80-90 सवाल है जो कि सिर्फ IFRS 9 पे कवर करवाए जा रहे हैं। तो वहां मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक की लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन इस टॉपिक में सारी बातें रूल बेस्ड है कि A+B ये होगा, B+C ये होगा, C+D ये होगा। लेकिन अगर सेकंड लेवल पे आऊं तो वो सेकंड डिफिकल्ट स्टैंडर्ड है IFRS 15, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। रीजन बीइंग कि यहाँ पे कुछ रूल बेस्ड बातें तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी जजमेंट, आपकी एस्टिमेट्स और आपकी असेसमेंट्स की भी हो रही होगी। तो जनरली जब रूल बेस्ड बातें होती है, हमें पता है कि भाई IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट ही बनना है, बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन एक फॉर्मेट के तरीके से ही करनी है, तो जनरली चीजें आसान हो जाती है। लेकिन जब जहां पे आपको अपनी जजमेंट, अपनी असेसमेंट, अपनी एस्टिमेट्स को इन्वॉल्व करना पड़ जाए तो वो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होने लग जाती है। मेरा पर्सनल व्यू है कि IFRS 9 से ज्यादा मुश्किल स्टैंडर्ड मुझे IFRS 15 लगता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा जजमेंट, असेसमेंट्स वगैरह को भी इस्तेमाल करनी होगी। टाइटल इसका रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें 5 स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। तुम एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इस पूरे 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस पूरे 5 स्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर कौन सी होगी? अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई P&L, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज आ रहे होते हैं, P&L में पूरा P&L आ रहा होता है, कैश फ्लोज में ओपनिंग कैश रिकंसिलिएशन आ रही होती है, इक्विटी में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी में इक्विटी की मूवमेंट आ रही होती है, नोट्स में सबकी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। अगर एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचो, तुम एक कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे हो, तो इन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या सबसे इंपॉर्टेंट फिगर तुम्हारे लिए कौन सा होगा? रिटेन अर्निंग्स, EPS, रेवेन्यू। सर मैं समझता हूं कि अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाऊंगा ना, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैश फ्लोज, कैश की मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट, एसेट और वेल्थ लायबिलिटी की पोजीशन है। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी में या आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका सबसे पहला सवाल क्या होगा? क्या फायदा है? भाई मैं आपके पास आऊं कि यार ये IQ की कैंटीन है, कोई नहीं चला रहा, आप मुझसे ये कैंटीन रेंट पे लेके इसको चलाना शुरू कर दे या अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, तो आपका बेधड़क सवाल क्या निकलेगा कि क्या फायदा है? यानी कि अगर मैं कैंटीन में दिन के 8-10 घंटे देता हूं तो इन दी एंड में कितना कमा के जाऊंगा। तो इन्वेस्टर भी ऐसे ही सोचता है कि जब वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट का नंबर कंपनी से ड्राइव नहीं होता, वो P&L में कुछ नंबर्स को एडलेस करके बनता है। हम क्या करते हैं P&L में? सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस PBT के नंबर तक पहुंचने के लिए
हम रेवेन्यू के नंबर में से कुछ एक्सपेंसेस माइनस कर रहे होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो कि कंपनी के फिक्स्ड होते हैं, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो कि रेवेन्यू के साथ साथ वेरी कर रहे होते हैं, जिनको हम वेरिएबल कॉस्ट कह रहे होते हैं अपने कॉस्टिंग। तो इसका मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट फिगर प्रॉफिट का है, लेकिन प्रॉफिट का नंबर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किस पे? सर प्रॉफिट का नंबर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है आपके रेवेन्यू के नंबर। तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे ज्यादा टेक्निकल नंबर, इवन ऑडिट पर्सपेक्टिव से पढ़ो, तुम समझोगे आने वाले वक्तों में कि जब ऑडिटर को कोई क्लाइंट का ऑडिट दिया जा रहा होता है ना, तो टीम मेंबर की सबसे ज्यादा ब्लास्ट उसी वक्त हो रही होती है जब उसे रेवेन्यू का हेड दे दिया जाए। हम जब ऑडिट फॉर्म्स में जाएंगे और किसी क्लाइंट के ऑडिट पे जाएंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट साइज, किसी ऑडिट टीम में 3 लोगों का टीम होगा, किसी पे 5 लोगों की टीम होगी, किसी पे 10 लोगों की टीम होगी। फिर बैलेंस शीट में और पीएनएल में जितने लाइन आइटम्स आ रहे होते हैं ना, वो टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि भाई तुम कैश एंड बैंक कर लेना, तुम प्रॉपर्टी प्लान एग्रीमेंट कर लेना, तुम सेल्स कर लेना, तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स कर लेना, तुम इन्वेंटरी देख लेना। तो जिस बंदे को रेवेन्यू का टारगेट दिया जा रहा होता है कि भाई आपने रेवेन्यू का ऐड करना है, सबसे ज्यादा पसीने भी उसी का निकल रहा होता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर सबसे पहले रेवेन्यू के फिगर को ही टेस्ट करेगा, बाकी चीजें तो हम देख लेंगे, लेकिन रेवेन्यू का नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है जिसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट का नंबर ड्राइव हो रहा होगा। तो प्रैक्टिकली भी इस नंबर की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है और टेक्निकल भी सबसे ज्यादा यही है। अब ये जो स्टैंडर्ड मैं आपको कवर करवाने लगा हूं ना, IFRS 15, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, ये कोई बहुत पुराना स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने जिस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी कवर मतलब अपनी स्टडीज की थी, कोई बहुत पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं भी नहीं हूं, 2015-16 में ही मैंने क्वालिफाई किया। उस वक्त मैंने रेवेन्यू के लिए IFRS 15 का स्टैंडर्ड कवर नहीं किया था, उस वक्त मैंने रेवेन्यू के लिए अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड कवर किया था IAS 18। और IAS 18 के साथ साथ बहुत सारे और स्टैंडर्ड्स, इफ्रिक्स और SICs थे जिनको मिला जुला कर हमें रेवेन्यू कवर करवाया जाता था। एक IAS 18 हुआ करता था, एक IAS 11 हुआ करता था, एक SIC 31 हुआ करता था, इसी तरीके से कुछ 2-4 इफ्रिक्स थे। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि एक इतना इंपॉर्टेंट नंबर और आपने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, और उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, उसकी रिपोर्टिंग के लिए आपके पास मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और मल्टीपल SICs और मल्टीपल इफ्रिक्स। SICs और इफ्रिक्स तो समझते हैं ना सर? SICs और इफ्रिक्स क्या होता है? सही, हमने FAR 1 लेवल पे ऐसे कोई इफ्रिक्स और SICs कवर नहीं किए। देखिए हमने FAR 1 लेवल पे, that is international accounting standards and international financial reporting standards, डिफरेंट तरह के एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, अकाउंट फॉर करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। लाइक IAS 2 इन्वेंटरी की बात करता है, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की बात करता है, IAS 23 बोर्डिंग कॉस्ट की बात करता है, एंड सो ऑन। इसी तरह कुछ एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस के लिए डिफरेंट तरह के IFRS मौजूद हैं। लेकिन एट टाइम्स प्रैक्टिकली कंपनी ऐसी ट्रांजैक्शन भी कर जाती है जिसकी क्लियर कट गाइडेंस इन स्टैंडर्ड्स में मौजूद नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों से FAR 1 में डिस्कस किया होगा कि अगर एक कंपनी एंटीक पेंटिंग खरीदती है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं कोई एंटीक मोमेंटो लगवा दूं, कोई अच्छा सा फुवारा लगवा दूं या किसी कोई एंशिएंट स्टैचू वगैरह लगवा दूं, तो इस एंटीक मोमेंटो को मैं किस स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर करूंगा? क्या ये मेरा प्रॉपर्टी प्लान है, डॉक्यूमेंट है? नहीं। क्या ये मेरी इन्वेंट्री है? नहीं। क्या ये मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? नहीं। तो स्टिल कंपनी की जिंदगी में, ये तो एक एग्जांपल दी है भाई। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए, फॉर एग्जांपल IQ अपनी सिक्योरिटी के लिए वो कुत्ते खरीद ले, तो कुत्तों को मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा भाई? वो सिक्योरिटी के डॉग्स नहीं होते हैं, बुलडॉग नहीं, बुलडॉग नहीं होते, जर्मन शेफर्ड। तो अगर मैं IQ के लिए वो खरीद लूं कि भाई कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूट का बंदा है तो वो कुत्ता उसे काटे, एजेंट आ रहा हो कभी हमारी क्लास में, तो उसको काटने के लिए मैंने कुत्ता रख लिया जो कि सूंघ के पकड़ लेगा आपको, तो उसको मैं किस तरह से अकाउंट फॉर करूंगा? क्या वो मेरी इन्वेंट्री है? क्या वो मेरा प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट है? क्या वो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? क्या वो मेरी गवर्नमेंट ग्रांट है? तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मैं आंसर नहीं कर रहा। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कंपनी की जिंदगी में हो जाती है, जिसके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक IAS या IFRS में क्लियर कट गाइडेंस नहीं होती। तो फिर बीइंग अ कंपनी हम क्या करते हैं कि जो हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ISB है, इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको एक खत लिखते हैं, उनको एक ईमेल लिखते हैं कि भाई हमारी कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन की है, हमें जरा इस पे गाइडेंस प्रोवाइड कर दे कि हमें इसको किस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ISB उसके जवाब में जो आपको डॉक्यूमेंट इशू करती है ना, उसको कहा जाता है SIC या
IFRIC. SIC stand for Statutory Interpretation Committee. IFRIC stand for International Financial Reporting Interpretation Committee. तो किसी स्टैंडर्ड की इंटरप्रिटेशन में या किसी स्पेसिफिक ट्रांजिशन की अकाउंटिंग हवाले से जब आईएसबी आपको आंसर कर रहा होता है तो उस आंसर को हम SIC IFRIC की फॉर्म में मुखातिब कर रहे होते हैं। FAR 1 लेवल पे हमने ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं कवर किए जिसके साथ साथ कोई IFRIC या SIC इशू किया गया हो, लेकिन FAR 2 लेवल पे तुम्हें SIC और IFRICs भी कवर करवाए जाएंगे। लाइक हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करेंगे IS 38 इंटेंजिबल एसेट, लेकिन अगर एक कंपनी अपनी वेबसाइट बनाए तो क्या ये वेबसाइट इंटेंजिबल है? इसको जवाब देने के लिए एक SIC इशू किया गया SIC 32। अगर एक कंपनी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इनिशियली रिकॉग्नाइज करती है तो इनिशियली रिकॉग्नाइज करती है कॉस्ट पे। कॉस्ट के 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। व्हाट इफ कि जैसे जैसे वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की जिंदगी गुजरती जाए डिसमेंटलिंग कॉस्ट के एस्टिमेट में चेंज आ जाए। हमें पहले लग रहा था 1 लाख का खर्चा होगा, 1 साल बाद लग रहा है 4 लाख का खर्चा होगा। हमें पहले लग रहा था कि ये खर्चा 5 साल की यूजफुल लाइफ के बाद होगा, 1 साल के बाद यूजफुल लाइफ चेंज हो गई। तो इस डिसमेंटलिंग कॉस्ट के नंबर में अगर चेंज आ जाए उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, उसके लिए IFRIC कवर करेंगे, IFRIC 1 FAR 2 लेवल। तो मेन लॉ डिवाइन ले तो IS और IFRS ही है, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस पे क्लैरिफिकेशन या गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ISB SICs और IFRICs वगैरह भी इशू कर रही होती है। अब IFRS 15 के हवाले से मैं आपको ये बता रहा था कि IFRS 15 कोई बहुत नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, 15-16 में लाया गया। तो क्या 15-16 से पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता था? क्या 15-16 से पहले रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं था? नहीं सर, 15-16 से पहले भी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए स्टैंडर्ड्स थे। इवन एक नहीं, एक से ज्यादा स्टैंडर्ड्स थे। हमारे पास IS 18 हुआ करता था, हमारे पास IS 11 हुआ करता था, हमारे पास 2-3 SICs हुआ करते थे, हमारे पास 2-3 IFRICs हुआ करते थे। अब मसला ये होता था कि कंपनी को अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ना, तो उसको पहले ये समझना पड़ता था कि मुझ पे कौन सा रेलेवेंट स्टैंडर्ड या SIC या IFRIC अप्लाई होगा। और फिर कुछ जगहों पे इन मल्टीपल स्टैंडर्ड्स SICs और IFRICs की जो रिक्वायरमेंट्स भी वो भी एक दूसरे से क्लैश हो रही थी। तो फिर एक सर्टेन टाइम पर आकर ISB ने ये रियलाइज किया कि यार इतने इंपॉर्टेंट नंबर को हम इस तरह से मैनिपुलेट नहीं होने दे सकते। तो उन्होंने सारे IS, IFRICs, SIC को खत्म किया और उसकी जगह एक नया स्टैंडर्ड लेकर आ गए IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। IFRS 15 के आने के बाद कोई भी रेवेन्यू हो, कैसा भी रेवेन्यू हो, उसे हम IFRS 15 के तहत ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जो मैंने आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया IFRS 15 का, उसे अगर आप ओपन करें तो उसके सेकंड पेज पे आ रहा है, पहले तो इंडेक्स आ रहा है कि इस प्रेजेंटेशन में क्या किया है, उसके बाद आ रहा है व्हेन एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू बिफोर द चेंज एंड आफ्टर द चेंज। यानी कि IFRS 15 के आने से पहले, IFRS 15 के आने से पहले ये सब कुछ फॉलो किया जाता था। IS 18 हुआ करता था, IS 11 हुआ करता था, SIC 31 हुआ करता था, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 हुआ करता था, जो कि अलग अलग ट्रांजेक्शंस के बारे में बातें करता था। अब इन सारे स्टैंडर्ड्स को सुपरसीड कर दिया गया और हर किस्म के रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए IFRS 15 का स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। कोई भी रेवेन्यू, कैसा भी रेवेन्यू, हम इसको IFRS 15 में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अगर आप इसके टाइटल को देखें ना, तो एक तो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे रेवेन्यू का, जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर है। दूसरा टर्म इस्तेमाल हो रहा है कस्टमर्स। यानी ये स्टैंडर्ड उस वक्त अप्लाई होगा जब आप कोई रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपने कस्टमर्स के साथ। फॉर एग्जांपल कि मैं IPO स्कूल ऑफ फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से देखूं तो आप सारे मेरे कस्टमर्स हैं, तो आपसे जो मैं रेवेन्यू अर्न करूंगा उसे मैं IFRS 15 के तहत रिकॉर्ड करूंगा। मैं अपनी फर्म की बात करता हूं तो मेरे फर्म के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो मेरे फर्म के कस्टमर्स हैं, उनसे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा वो IFRS 15 के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी ऐसी ट्रांजैक्शन में कोई ट्रांजैक्शन करके इनकम कमाएं जहां पे सामने वाली काउंटर पार्टी हमारी कस्टमर ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि तुम एक दुकान वाले के पास जाते हो वॉशिंग मशीन खरीदने, और जिस स्पेसिफिक, या तुम दुकान वाले के पास जाते हो लेट्स से मिल्क पैक का 1 लीटर दूध खरीदने, और वो दुकान वाले के पास वो मिल्क पैक नहीं है, तो अक्सर दुकानदार आपको क्या कहता है कि आप रुके मैं लेकर आता हूँ।
और वो बराबर वाली दुकान से लाके आपको दे देता है। अक्सर हुआ है कभी हमारे साथ ऐसा, हम किसी भी शॉप पे गए हो, किसी भी दुकान वाले के पास गए हो, उसके पास वो चीज अवेलेबल ना भी हो, तो वो अपने कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए उसे दूसरी दुकान से वो चीज लाके दे देता है। और वो दुकान वालों की आपस में सेटलमेंट हो रही होती है कि भाई तुम्हारे पास कोई चीज कम हो तो मुझसे ले जाना, मेरे पास कोई कम होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, या मेरा स्टॉक आ जाएगा तो मैं तुम्हारी चीज रिटर्न कर दूंगा। तो अब ये जो दो दुकानदारों वालों ने आपस में ट्रांजेक्शन की, ये एक दूसरे के कस्टमर्स नहीं है, तो इनके दरमियान जो ट्रांजेक्शन हो रही है फिर वो IFRS 15 के तहत अकाउंट फॉर नहीं की जाएगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल कि भाई यहाँ मैं जितने भी बच्चों को पढ़ाता हूँ वो सारे मेरे कस्टमर्स है, इनसे आने वाला रेवेन्यू मेरा कस्टमर है, लेकिन कल को मेरा ही बेटा या मेरा ही वारिस जो कि आने वाले वक्त में IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का वारिस बन रहा है, वो आगे यहाँ पे क्लासेस लेता है, तो एक तरीके से अगर आप देखें तो वो IQ का कस्टमर नहीं बल्कि IQ का शेयर होल्डर है। तो अब उस शेयर होल्डर के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रही है, शेयर होल्डर के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो IFRS 15 के जुमरे में नहीं आ रही होगी। तो एक तो मैंने इंपॉर्टेंट बात की कि IFRS 15 से पहले मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रेवेन्यू के लिए अब सब कुछ सुपरसीड हो गया, जो भी रेवेन्यू जैसा भी रेवेन्यू होगा IFRS 15 में ही कवर होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, IFRS 15 उस वक्त अप्लाई होगा जब रेवेन्यू अपने कस्टमर से अर्न किया जाए। अगर सामने वाली पार्टी तुम्हारा कस्टमर नहीं है तो फिर वहां पे IFRS 15 की रेलेवेंस भी नहीं बनेगी। क्या ये बात समझ आती है? सर नेक्स्ट स्लाइड पर आए तो हमारे पास सारा है दी 5 स्टेप मॉडल। दी 5 स्टेप मॉडल IFRS 15 एक कस्टमर से अराइज होने वाले रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइड करता है। IFRS 15 एक कस्टमर से अराइज होने वाले कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल फॉलो करता है। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी हमने इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है और फिर अपने कस्टमर का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। Step 1, identify the contract with the customer. Step 2, identify the performance obligations with the customer. Step 3, determine the transaction price. Handout distribute कर दो. Step 4, allocate transaction price to each performance obligation. And step 5, recognize revenue as each performance obligation is satisfied. अब ये 5 steps हम डिटेल में कवर करेंगे। एक स्टेप के ऊपर हमारी कम से कम 2 से 3 क्लासेस कंडक्ट हो रही होंगी, लेकिन पहले मैं एक शॉर्ट ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि इन 5 स्टेप्स में है क्या। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, यानी कि आपके और कस्टमर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न होना जरूरी नहीं है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट तो ये जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी रिटन, इट कैन ऑल्सो बी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंडिंग अपॉन के जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो वहां के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस क्या है। भाई फॉर एग्जांपल अगर तुम IQ में एडमिशन लेते हो तो IQ में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें एक एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट या एक ईमेल डॉक्यूमेंट IQ और तुम्हारे दरमियान हुआ है। लेकिन अगर तुम परचून वाले से कोई सामान लेने चाहते हो तो वहां उसे लिखकर नहीं देते कि मुझे ये चीज चाहिए, वहां तुम सिर्फ वर्बली आस्क करते हो और तुम्हारा और परचून वाले के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज पे अगर मुझे कोई शेयर्स बाय सेल करने हो तो मुझे अपने ब्रोकर को कंफर्मेशन मैसेज करना पड़ता है कि भाई मेरे पे आप ये शेयर सेल परचेस कर लो। तो जिस मार्केट में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, जिस मार्केट में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वहां के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वहां के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपके और कस्टमर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये बहुत ही शॉर्ट पूजे में बंद करने वाली बात कर रहा हूं, अदरवाइज स्टेप 1 पे हमारी अगली 2 क्लासेस लगने वाली है सिर्फ। इसके बाद स्टेप 2 है आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब ये टर्म थोड़ा सा आप लोगों को एलियन फील हो रहा होगा कि व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आसान अल्फाजों में एक कॉन्ट्रैक्ट में एक एंटिटी कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, हर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर किया जाए। एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जो प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज दिए जाते हैं, हर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर किया जाएगा। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं FER2 का एक पोस्टर बनाऊं, मैं कहूं कि भाई 20,000 रुपए फीस है, इसमें आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, इसमें आपको FER2 की किताब दी जाएगी और इसमें आपको 24/7 व्हाट्सएप क्यूरी का एक ऑप्शन अवेलेबल होगा।
अगर आप मेरे और आपके कॉन्ट्रैक्ट को देखें ना, तो यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। नंबर 1 लेक्चर्स, नंबर 2 सेपरेट बुक, नंबर 3 24/7 व्हाट्सएप क्यूरी का ऑप्शन। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को आप जितने गुड्स एंड सर्विस देते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को आप जितने गुड्स एंड सर्विस देते हो, हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिटरमाइन हो रहा होगा। Step 3, determine the transition price. Step 3, determine the transition price. सर ट्रांजिशन प्राइस क्या है? सर एक कॉन्ट्रैक्ट में आप कस्टमर से जो कंसिडरेशन रिसीव करते हो, कस्टमर से जो कंसिडरेशन एक्सपेक्ट करते हो कि आप रिसीव कर सकोगे, ये कंसिडरेशन आपकी ट्रांजिशन प्राइस है। भाई फॉर एग्जांपल कि आज FAR2 की क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और हम लोगों ने FAR2 की फीस अनाउंस की 20,000 रुपए, तो ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 20,000 रुपए या IQ का रेवेन्यू आ गया। मुझे पता है अभी तो डिस्काउंट के भी RR आएंगे मेरे सामने, अभी तो स्कॉलरशिप मांगने के लिए भी आएंगे, अभी तो और 10,000 मसले आएंगे, इंस्टॉलमेंट लेने के बाद, बैच खत्म होने के बाद वो लोग भी भाग जाएंगे। तो व्हाट इज ट्रांजिशन प्राइस? ट्रांजिशन प्राइस इज नॉट द स्टेटेड प्राइस, ट्रांजिशन प्राइस इज द एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन, ट्रांजिशन प्राइस इज द कंसिडरेशन that you expect that you will recover from your customer. मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं अपने कस्टमर से रिकवर कर सकता हूं या रिकवर कर लूंगा, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस विद द कॉन्ट्रैक्ट, विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3, डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। Step 4, allocate transition price to each performance obligation on the basis of stand-alone selling price of each performance obligation. कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जितने गुड्स एंड सर्विस है, आपके कॉन्ट्रैक्ट की जो ओवरऑल कंसीडरेशन, जो ओवरऑल ट्रांजिशन प्राइस है, आप इस ट्रांजिशन प्राइस को सारे गुड्स एंड सर्विसेज में अलोकेट करोगे। किस रेशियो में? सर हर इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज की स्टैंड-अलोन सेलिंग प्राइस, यानी कि नॉर्मल मार्केट प्राइस के रेशियो। भाई फॉर एग्जांपल तुम मैकडॉनल्ड में एक बर्गर लेने जाते हो, वो बर्गर मिलता है लेट से 500 रुपए का, और मैकडॉनल्ड में हम एक सेपरेट ड्रिंक लेने जाते हैं तो वो ड्रिंक मिलती है 300 रुपए की। 500 का बर्गर, 300 की ड्रिंक, और मैकडॉनल्ड वालों ने एक डील ऑफर कर दी कि बर्गर प्लस ड्रिंक 600 रुपए। तो मैकडॉनल्ड वाले क्या करेंगे कि ये जो 600 रुपए का अमाउंट है, इसे बर्गर और ड्रिंक दोनों में डिवाइड करेंगे। किस रेशियो में? सर बर्गर की स्टैंड-अलोन प्राइस 500, ड्रिंक की स्टैंड-अलोन प्राइस 300 के रेशियो में, 500-300 के रेशियो। हम अभी एक सिंपल से न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। Step 5, recognize revenue as each performance obligation is satisfied. जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट के गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड किए जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे। मैकडॉनल्ड वालों ने आपकी टेबल पे लाके बर्गर रखा, बर्गर का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। 10 मिनट बाद आप लोगों को लाकर बुक नहीं, कोल्ड ड्रिंक दी, कोल्ड ड्रिंक का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे हमने FAR2 अनाउंस किया, हमने कहा कि भाई क्लासेस भी देंगे, व्हाट्सएप क्यूरीज का भी जवाब देंगे और बुक भी देंगे। अब क्लासेस 6 महीने चलेंगी, लेकिन बुक तो डे 1 पे दे दूंगा ना, तो डे 1 पे मैंने आप लोगों को बुक दी, बुक का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा। क्लासेस 6 महीने चलेंगी, तो जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी वैसे वैसे क्लासेस का रेवेन्यू, यानी बताने ये चाह रहा हूं कि जो स्टेप 5 है ना, इसमें रेवेन्यू 2 तरह से रिकॉर्ड हो रहा होगा, एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जनरली वैसे तो इसका एक टेक्निकल क्राइटेरिया है जो स्टेप 5 में डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन जनरली जहां गुड्स की बात होती है ना, वहां रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड हो रहा होता है जब आपने गुड्स दे दिए। लेकिन जब बात सर्विसेज की होती है ना, तो वहां पे रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड हो रहा था जब सर्विसेज भी ओवर द पीरियड डिलीवर की जा रही होती है। तो ये 5 स्टेप प्रिंसिपल बेस्ड मॉडल है जिसको फॉलो करते हुए हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। एक ही स्टेप पे हमें डिटेल कवरेज करनी है, 2-2 3-3 क्लासेस लगेंगी, लेकिन अभी सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। स्टेप 1, identify the contract with the customer. Step 2, identify the performance obligation in the contract. Step 3, determine the transition price. Step 4, allocate transition price to each performance obligation. And step 5, recognize revenue as each performance obligation is satisfied. हम इन 5 स्टेप्स को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए इन 5 स्टेप्स के ऊपर एक कंसोलिडेटेड आसान सी एग्जांपल देखते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन से आगे आओगे तो आपके पास IFRS 15 के प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू होंगे।
प्रेजेंटेशन के बाद ही आईएफआरएस 15 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद आईएफआरएस 15 के पास पेपर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और पास पेपर के क्वेश्चंस के बाद आईएफआरएस 15 की आपके पास समरी आ रही होगी। तो ये कंप्लीट हैंडआउट है। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 पर आए, टेलीकॉम ऑपरेटर मिल गया, मैं कहता है टेलीकॉम ऑपरेटर एबीसी कॉर्पोरेशन entered into a contract with Johnny on 1st July 2001. In line with the contract, Johnny subscribed for ABC monthly plan for 12 months, and in return, Johnny received free handset from ABC Corporation. एक कंपनी है, टेलीकॉम ऑपरेटर है, ABC कॉर्पोरेशन के नाम से। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया जॉनी के साथ 1 जुलाई 2001 पे। कॉन्ट्रैक्ट के तहत जॉनी 12 महीनों का कोई मंथली प्लान सब्सक्राइब कर रहा है, और बदले में हम उसको फ्री में मोबाइल फोन दे रहे हैं। यानी एक बंदा आगे मुझसे कह रहा है कि मैं आपकी टेलीकॉम सर्विसेज 12 महीनों के लिए पैकेज करवा रहा हूं, तो मैं उसको एज ए इंसेंटिव या उसको घेरने के लिए मैंने ऑफर कर दिया कि मैं उसको फ्री में मोबाइल फोन दे रहा हूं। याद रखिएगा, कस्टमर के लिए कोई चीज फ्री है, लेकिन सेल करने वाले के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने वाले के लिए कोई भी चीज फ्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में टैक्स का सब्जेक्ट नहीं चल रहा, FAR1 के लिए बच्चे आ रहे हैं, और FAR1 की फीस रखी हुई हमने 18,000 रुपए। अब हमने कहा टैक्स में क्या करें, तो हमने FAR1 के बच्चों को कहा कि भाई तुम लोग FAR1 यहाँ से 18,000 में पढ़ ही रहे हो, एक काम करो 2,000 रुपए और देके टैक्स भी पढ़ लो। तो कस्टमर को ये लग रहा है कि मैंने टैक्स सिर्फ 2,000 रुपए में पढ़ा, ये कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू है। दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर ऐसा नहीं सोच रहा होता, वो ये देख रहा होता कि भाई मैंने 2 सब्जेक्ट 20,000 रुपए में दी। भाई और आसान समझो, तुम किसी होटल में जाते हो, पिज्जा जाते हो, और वहां लिखा हुआ है बाय 1 गेट 1 फ्री। एक पिज्जा तुमने खरीदा 1000 रुपए का, और दूसरा पिज्जा तुम्हें फ्री दे दिया। ये तो तुम्हें नजर आ रहा है ना कि एक पिज्जा 1000 का है, दूसरा वाला फ्री है, लेकिन दुकान वाला तो 1000 रुपए में ही दोनों पिज्जा की कॉस्ट कवर कर रहा होगा, वो फ्री में नुकसान भी नहीं दे रहा होगा। हमें नजर आ रहा है कि बाय 1 गेट 1 फ्री का मतलब है कि एक पिज्जा खरीदा तो एक फ्री मिल गया, लेकिन दुकान वाला क्या कर रहा होगा, दुकान वाला एक ही 1000 रुपए में तुमसे दोनों पिज्जा की कॉस्ट रिकवर कर रहा होगा। तो ये बाय 1 गेट 1 फ्री सिर्फ कस्टमर को फेस पे दिखाने के लिए है। एज पर द सब्सटेंस बाय 1 गेट 1 फ्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम कस्टमर को कुछ भी फ्री में नहीं दे रहे होते। तो जॉनी ने 12 महीनों का प्लान सब्सक्राइब करवाया, बदले में हमने जॉनी को फ्री हैंडसेट दे दिया। जॉनी विल पे अ मंथली फी ऑफ 100, यानी कि मंथली 100 रुपए, यानी कि 12 महीनों में 1200 देगा। एंड जॉनी गेट्स द हैंडसेट इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, हमने जॉनी को फ्री में मोबाइल दे दिया। अब 12 महीनों तक वो हमें 100 रुपए देगा, और 12 महीनों तक हम उसको टेलीकॉम सर्विसेज देंगे। ABC sell the same handset for ₹300 and the same monthly plan for ₹80 per month without handset। कहते हैं आम हालात में हम ये मोबाइल कितने का बेचते हैं, 300 रुपए का, और आम हालात में अगर कोई हमसे मंथली टेलीकॉम सर्विसेज ले जिसको मोबाइल फोन फ्री में ना दें, तो उसको मंथली टेलीकॉम सर्विसेज कितने की देते हैं, 80 रुपए। How should ABC recognize revenue from the contract with Johnny in 2001 under IFRS 15? मैं चाहता हूं एक दफा सवाल आप लोग खुद से दोबारा से रीड करें, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सर, मैं सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ABC कॉर्पोरेशन के नाम से। सबसे पहले कहता है ABC कॉर्प और टेलीकॉम ऑपरेटर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जॉनी। तो पहले तो इन्होंने सवाल में पहली लाइन में हमें क्लियर कट बता दिया कि जॉनी के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कहता है जॉनी हमें 12 महीनों तक 100 रुपए देगा, बदले में हम जॉनी को डे 1 पे मोबाइल फोन और 12 महीनों की मंथली सर्विसेज देंगे। अब हम अगर 5 स्टेप्स को फॉलो करें तो स्टेप 1 था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। तो ये बात तो सवाल में कैटेगोरिकली लिखी हुई है कि जॉनी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद ABC कॉर्प। स्टेप 2 क्या है, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सर इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? सर 2, एक हैंडसेट मोबाइल फोन और दूसरा 12 मंथ टेलीकॉम सर्विसेज। स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। सर कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस इस कॉन्ट्रैक्ट में? सर जॉनी 12 महीनों तक हमें 100 रुपए पे करेगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 12, 1200 रुपए हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस आ गई। स्टेप 4,
allocate transition price to each performance obligation, allocate transition price to each performance obligation on the basis of standalone selling price. तो अगर मुझे इस 1200 रुपए को इन दोनों में allocate करना है तो इन दोनों की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, सर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितनी है सर? आम हालात में हम हैंडसेट देते 300 का और आम हालात में हम टेलीकॉम सर्विस देते हैं 80, तो 80 × 12 960। अब मुझे इस 1200 को 300 और 960 के रेशियो में एलोकेट करना है। जरा 12 300 और 960 का टोटल 1200। और अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट की 1200 की ट्रांजैक्शन प्राइस को इन दोनों के रेशियो में एलोकेट कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे सर? 1200 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 1260, 1200 मल्टीप्लाई बाय 960 डिवाइडेड बाय, समझ आ रहा है ना? मैं 286 914। अब हैंडसेट की जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो मैं कब पूरी कर रहा हूं? मैं जॉनी को मोबाइल कब दे रहा हूं सर? डे 1 पे। तो इसका रेवेन्यू भी एट पॉइंट इन टाइम, यानी कि 1 जुलाई x1 पे रिकॉर्ड, x1 x1 पे रिकॉर्ड हो। जैसे मैं ये नहीं देखना कि पैसे कब मिलेंगे, यानी बताना ये कि रेवेन्यू कस्टमर की रिकवरी की बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होता, रेवेन्यू अपने कॉन्ट्रैक्ट की गुड्स एंड सर्विसेज देने की बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। अगर लेट से कि भाई एक स्टूडेंट मेरे पास आता है कि सर आप मुझे 4 महीने FAR2 पढ़ा दें, मेरा जब कैब क्वालिफाई हो जाएगा और मैं फॉर्म में चला जाऊंगा तो मैं आपकी फीस दे दूंगा, तो मैं उस कस्टमर का रेवेन्यू जब उसकी फीस आ जाएगी तब रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बल्कि 4 महीने अगर मैं उसको पढ़ा रहा हूं तो इन 4 महीनों में अपना रेवेन्यू थोड़ा रिकॉर्ड करके रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दूंगा। अब जब वो क्वालिफाई होगा फॉर्म में जाएगा तो मुझे मेरा रिसीवेबल इन कैश होता नजर आ जाएगा। सर नेटवर्क सर्विसेज, अब ये 12 महीनों की एक कंटिन्यूस सर्विसेज है, तो इसका रेवेन्यू एक पॉइंट में नहीं बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होगा। सर का 914 एनुअल रेवेन्यू है तो मंथली कितना बनेगा? 914 डिवाइड बाय 12। क्या ये समझ आता है? सर थोड़ी सी अगर हम जनरल एंट्री बनाते थोड़ी सी जनरल एंट्रीज भी बना देते हैं। अब देखिए जनरल एंट्री बनाने के लिए आपको एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि ये जो 100 रुपए महाना देगा, क्या कि ये महीने के शुरू में देगा या महीने के आखिर में देगा? क्या ये महीने के शुरू में देगा या महीने के आखिर में देगा? तो मैं कोई भी अजम्पशन ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर लेता हूं पेमेंट एट द एंड ऑफ मंथ, कि पेमेंट वो हमें महीने के आखिर में करना है, हर महीने के आखिर में। सबसे पहले मैंने 1 जुलाई x1 पे जॉनी को फ्री में मोबाइल फोन दे दिया। जॉनी को लग रहा है फ्री में दिया है, लेकिन मैंने 1200 में से टोटल मोबाइल फोन के अगेंस्ट कितने रिकवर करने हैं? 286। तो मैं अपने पास एंट्री बना रहा हूं, रिसीवेबल डेबिट 286, रेवेन्यू P&L में क्रेडिट 286, और जो भी इस मोबाइल फोन की कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स P&L में डेबिट दी भी नहीं है यहाँ पे, और इन्वेंट्री ये मैंने डे 1 पे एंट्री बना दी। अब एक महीना गुजरा, जब एक महीना गुजरा 31 जुलाई x1 आया, तो जॉनी मुझे उस महीने के 100 रुपए लाके देगा, हर महीने के आखिर में पेमेंट कर रहा है, तो मेरे पास कैश डेबिट हो रहा होगा 100 रुपए से। महीने के आखिर में मैंने जॉनी को एक महीने की टेलीकॉम सर्विसेज भी दे दी, तो एक महीने का टेलीकॉम सर्विस का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होना चाहिए। वो कितना था सर? 12 महीनों का तो 914, एक महीने का कितना था? 76। तो अगेन रेवेन्यू क्रेडिट 76। अब इस एंट्री का बैलेंसिंग क्या होगा सर? रिसीवेबल, जो आपने यहाँ रिसीवेबल डे 1 पे 286 का रिकॉर्ड किया है, अब ये अगले 12 महीनों में थोड़ा कम होता जाएगा। जिस तरह ये एंट्री 31 जुलाई पे बनाई है, अगले 11 महीनों तक ये एंट्री बार
बार बन रही होगी, अगस्त के एंड में, सितंबर के एंड में, नवंबर के एंड पे, दिसंबर के एंड पे एंड सो ऑन। और अगर मैं 12 महीनों तक वो मुझे 100 रुपए देता रहा, 12 महीनों तक मैंने सर्विस का 76 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करता रहा, तो 12 महीनों में 76 इंटू 12 914 का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। 12 महीनों में 24 से मेरा रिसीवेबल कम होता रहेगा, तो जरा 24 इंटू 12 करो, 286 ही आ रहा होगा। यानी कि जो डे 1 में मैंने 286 का रिसीवेबल क्रिएट किया है, अभी 12 महीनों में थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो जाएगा। क्या ये बातें समझा पा रहा हूं मैं आपको? कॉपी करें इसे तो फिर आगे बढ़ता है।